नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रहे हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर लखनऊ में की अहम बैठक। 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने का किया दावा। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी केस में चंपत राय के पक्ष में खड़े अयोध्या के संत। राम कचहरी में हुई बैठक में संतों ने चंपत को बताया बेकसूर। कहा, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर नहीं किया जा सकता शक। कल फिर होनी है बैठक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत पहली मदर सैंक्शन किस्त की जारी। मजदूरों को सम्मानजनक रोजगार देना बताया सरकार की प्राथमिकता। राज्यों के साथ किया वर्चुअली संवाद। पंजाब के सीएम भगवंत मान के लिए गले की फांस बना विवादित वीडियो। मुख्यमंत्री के विरोध में स्वर्ण मंदिर में हुई पंथक बैठक। सिख गुरुओं के कथित अपमान पर जताया कड़ा ऐतराज। 6 और 7 जुलाई को गुवाहाटी में ब्रिक्स बैठक की मेजबानी करेगा भारत। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ संयुक्त रणनीति पर होगा मंथन। मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुख होंगे शामिल। और मेटा पर केंद्र सरकार का कड़ा रुख। पेड विज्ञापनों में बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट को लेकर जताया ऐतराज। 7 दिन में मांगा जवाब। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस समय लखनऊ, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि मैं जब आया यहां पर और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का जब भ्रमण कर रहा था, तो मेरे अंदर एक गर्व की भावना आई। मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश ने तो बहुत आयाम विकास के लिए, विरासत के लिए किए, लेकिन राष्ट्र प्रथम के जो नारा, जो उपदेश, हमारा उद्घोष रहता है, उसको आज राष्ट्र प्रेरणा के स्थल पर जिस प्रकार से श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी का, और कह सकते हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिस प्रकार की आदमकद प्रतिमाएं और जिस प्रकार से पूरे राष्ट्र प्रेरणा का ये स्थल का निर्माण किया गया है, मैं मानता हूं आने वाले कई वर्षों तक भाजपा ही नहीं, आने वाली युवा पीढ़ी को ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रेरणा देगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किस प्रकार से विकास और विरासत को साथ लेकर काम करता है। मैं मानता हूं कि इस प्रेरणा स्थल से हमारे कार्यकर्ता आज जहां पर शक्ति केंद्र के जुटे हैं, निश्चित रूप से उनको नई ऊर्जा मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। मुझे जानकारी मिल रही थी, अभी मुझे पूरे कॉफी बुक को भी देखने का मौका मिला। मैं मानता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस सोच और जिस विचार के साथ नेतृत्व दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उस विकास और विरासत को बढ़ाने का काम कर रही है। मित्रों, मेरे कार्यकर्ता भाइयों, मैं मानता हूं कि आज भीषण गर्मी है, पर हम वो कार्यकर्ता हैं जो परिस्थिति अनुकूल हो या न हो, हम तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी कमल खिलाने को तैयार बैठते हैं। और मैं आज आपके उस 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश की जरूर चर्चा करना चाहूंगा। मित्रों, जिस उत्तर प्रदेश ने केवल भ्रष्टाचार देखा हो, तुष्टीकरण की राजनीति देखी हो, परिवारवाद के जहद को देखा हो,
और कह सकते हैं अभी बहुत अच्छा हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर रहे थे। मैं तो कहता था कि उत्तर प्रदेश में छत्रपों का राज रहता था, हर क्षेत्र का एक छत्रप होता था, वही सत्ता चलाता था। लखनऊ में बैठा हुआ मुख्यमंत्री एक अलग सरकार चलाता था और छत्रप अलग सरकार चलाता। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अच्छा कहा, हर जिले में हमारी सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का विजन है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और उस समय तथाकथित सरकारों का मॉडल होता था हर जिले का हर अलग दादा, हर जिले का अपना गुंडा, हर जिले का अपना माफिया। लेकिन मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस गुंडे राज को, उस माफिया राज को हर जिले ही नहीं हर गांव और कस्बे से भी समाप्त करने का काम किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस प्रकार से पिछले 9 वर्षों में यहां पर नए नए विकास के आयाम को जोड़ने का काम किया, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जिस प्रकार से इस राज्य की नई तस्वीर पूरे देश और दुनिया में जा रही है, यहां का जो विकास का मॉडल है, जो अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजना को पहुंचाने का, उस मॉडल को भी आज इस राज्य का नेतृत्व नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मैं कह सकता हूं कि वेलफेयर स्कीम को एक समय था इस देश में कहा जाता था, इस देश के मुखिया और प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गरीब के खाते में 15 पैसा पहुंचता है। पर मुझे खुशी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीब जनता के जनधन खाते के माध्यम से अब वो व्यवस्था पैदा कर दी कि आज दिल्ली के सरकार का हो या राज्य में बैठी हुई योगी आदित्यनाथ की सरकार का 1 रुपया गरीब के खाते के लिए चलता है तो 1 रुपया गरीब के खाते तक पहुंचाने का काम किसी के करते हैं तो हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। कई बार इस परिवर्तन को हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन सोचिए एक समय कैसे बिचौलियों का राज चलता था और दिल्ली और लखनऊ में बैठी हुई सत्ता इसका पूरी तरह से इसका फायदा अपने लिए लेती थी। मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश को उस बदहाली से, उस तुष्टीकरण से, उस अराजकतावादी नीति, गलत नीतियों से बाहर निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, और हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश को विकास के पैमाने पर जिस प्रकार से अग्रणी राज्यों की भूमिका में लाने का काम किया गया है, पहले तो उत्तर प्रदेश और बिहार को बीमारू राज कहा जाता था। लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ हो ही नहीं सकता, पर देखिए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और डबल इंजन सरकार का नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश और बिहार विकास के कई पैमाने पर सबसे आगे बढ़कर काम कर रहा है। मित्रों, मैं तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के दौरे पर हैं भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और इस समय वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। आप ये सीधा प्रसारण सीधे लखनऊ से देख रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि नितिन नवीन यूपी के दौरे पर हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में लखनऊ में एनडीए के सहयोगी दलों की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में आगामी राजनीतिक और रणनीति और संगठनात्मक समन्वय पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में एनडीए के कई प्रमुख सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के भीतर तालमेल, आगामी चुनावी रणनीति और संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने काम किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2027 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव के मैदान में रखी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज, दंगा, परिवारवाद नहीं चाहता, बल्कि सुशासन चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है। उन्होंने बीजेपी की जीत का विश्वास जताया और कहा कि 21 साल तक समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी नहीं दिखेगी। इसे सबने तय किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा तो कमल की तरह प्रदेश खिलेगा और प्रदेशवासी खिलेंगे। और समाजवादी पार्टी की साइकिल अगर चलेगी तो सबको कुचलने का काम, सबको दबाने का काम, सबको धमकाने का काम, जमीनों पे कब्जा करने का काम, यह सब करेंगे। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश यानी 2047 अभी 21 साल और समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देगी। उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मार्गदर्शन दिया। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं कि नवनियुक्त टीम के आते ही उन्होंने लखनऊ पधारकर सभी पदाधिकारियों को अपना मार्गदर्शन किया। हमारे कार्यकर्ताओं का जो उत्साहवर्धन किया, लखनऊ की धरती ने भी उनका उस प्रकार से स्वागत किया कि हम कह सकें कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। उस प्रकार का भव्य आयोजन कल हुआ। आज पूर्व अध्यक्षों के साथ उनके अनुभव को भी आज साझा कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उसके बाद एनडीए के घटक दल जिनके साथ आज मिलकर भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है और उनके साथ आगे 2027 की तैयारियों के संदर्भ में भी एक तरह से एक सुंदर पटकथा हम लिख सकें, उसकी तैयारी की जा रही है। राम मंदिर की चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या के संत चंपत राय के पक्ष में है और राम कचहरी में हुई बैठक में संतों ने चंपत राय को बेकसूर बताया है। उनका कहना है कि चंपत राय की कर्तव्य निष्ठा पर शक नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के लिए अपने 5 दशक अर्पण किए हैं। संतों का आरोप है कि चंपत राय के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, लिहाजा संतों ने लोगों से जांच का इंतजार करने की अपील की है। बता दें कि चढ़ावा गबन केस की जांच एसआईटी कर रही है। शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। हालांकि चंपत राय महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं इस मामले में सूबे की सियासत इन दिनों काफी गर्मा रही है। आज का जो बैठक है, अयोध्या की गरिमा, अयोध्या की महिमा, अयोध्या के अनुपम पर जिस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, उसको लेकर के संत समाज इस बैठक को आहूत किया कि देखिए एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी जांच करने के मांग करने वाले आदरणीय चंपत राय जी हैं। कोई व्यक्ति इस प्रकार का जांच क्यों मांग करेगा? अगर वह दोषी होगा तो उन्होंने जांच का मांग किए और एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी जांच के बाद जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जब तक यह आरोप सिद्ध न हो, किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया जाए। हम समाज चंपत राय जी के साथ में खड़ा है और जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग अयोध्या की छवि को बिगाड़ने के लिए काम कर रहे थे, उनके खिलाफ थी। दोषी को दंड दिलवाने के लिए, निर्दोष को बचाने के लिए आज की सभा आहूत की गई थी। रामनगरी की गरिमा महिमा गिर रही है। उन दोषियों पर कठोरतम कार्यवाही हो, उसके लिए संतों ने मांग किया है। जो भी निर्दोष है उसको बचाने के लिए सब प्रतिबद्ध होकर के आए। अगर चंपत राय जी पर दोष साबित होता है तो उन पर भी कार्रवाई हो। पर जिन तथ्यों को हमने कहा इस बात को लेकर के कहा, 5 दशकों से उनको देखा है, उनके जीवन शैली को हम अयोध्या वासियों ने देखा है, राम जन्मभूमि के प्रति उनका संकल्प को देखा है, उनके कर्तव्यों को देख करके लगता नहीं किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है अभी तक। राम मंदिर से जुड़े मुद्दों को लेकर कल अयोध्या में होने वाली बैठक पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों का मामला है और बैठक में तमाम सदस्य जो भी निर्णय लेंगे वही सभी को मान्य होगा। नए सचिव की घोषणा को लेकर अभी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि कल होने वाली बैठक का स्थल मणिराम दास की छावनी से बदलकर राम मंदिर परिसर किया जा सकता है। रामलाल तरफ से, हमारे तरफ से मीटिंग चल रही है, उसमें जो गलती हुई वो दंड देंगे लोग। रामलाल हमारे
सब काम पूरा कर रहे हैं। काम लगा कि यहाँ का सदस्य का मामला हमारे सदस्य निर्णय देंगे, वो हमारे लिए वही मान्य होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री श्री मोहन सिंह राठवा के निधन की खबर से मुझे गहरा दुख हुआ है। मुझे गुजरात विधानसभा में उनके साथ कई वर्षों तक काम करने का अवसर मिला। आदिवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास, जनसेवा और लोगों के कल्याण के प्रति उनके समर्पण और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। ओम शांति। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट को लेकर सख्ती दिखाई है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों में बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम को CSEAM को बढ़ावा देने और उस तक पहुंच आसान बनाने वाले सभी विज्ञापनों और कंटेंट को हटाने का आदेश दिया और 7 दिनों के भीतर मेटा से विस्तृत जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना PMCSPY को लागू करने की घोषणा की है। इसके लिए कुल 313.30 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है, जिसका मकसद उत्तर बंगाल में चाय बागान श्रमिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कल्याणकारी बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। इस बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य स्तरीय समिति ने इस योजना को लागू करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इस योजना का उद्देश्य चाय बागान श्रमिकों और उनके परिवारों का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने कहा कि हम उत्तर बंगाल के अपने मेहनती चाय बागान श्रमिकों के सर्वांगीण कल्याण और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 जुलाई से अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत महिला लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT के जरिए आर्थिक मदद दी गई। इसके अलावा राज्य में BBG रामजी योजना भी लागू कर दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के साथ संवाद किया और विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत पहली मदर सैंक्शन किस्त के रूप में 25,863 करोड़ रुपए जारी किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प विकसित भारत के निर्माण का है और उसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए ये योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की प्राथमिकता है कि देश के हर जरूरतमंद मजदूर को सम्मानजनक रोजगार मिले और समय पर उसकी मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने सभी राज्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग और परिश्रम से योजना को पहले ही दिन सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व की व्यवस्था में जो कमियां सामने आई थीं, उन्हें नई योजना में दूर करने का प्रयास किया गया है। अब पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसके लिए डिजिटल प्रेजेंस, जियो टैगिंग,
समयबद्ध मॉनिटरिंग और तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि कार्यों की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। और आपको बता दें कि आईआईटी दिल्ली में डीडी रोबोकॉन के 25वें संस्करण का आज दूसरा और अंतिम दिन है। फाइनल इवेंट में कुल 39 टीमों के 700 से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। इस रोबोटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन प्रसार भारती, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एसटीपी और आईआईटी दिल्ली मिलकर कर रहे हैं। इसमें देश के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों के 700 से अधिक प्रतिभावान छात्र इकट्ठा हुए हैं। डीडी रोबोकॉन में कुल 39 टीमें भाग ले रही हैं। विजेता टीम हांगकांग में। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं लाइव रोबोकॉन में। Be in sync. The moment they touch, that'll be a disqualification. They'll have to start all over again. But look at the bot in the blue. The weapons being armed and assembled. Anand, what a fantastic start for LD College of Engineering. शानदार प्रदर्शन और अब महुआ फॉरेस्ट से कुंग फू स्क्रॉल को उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, अब उन्होंने स्टाफ रैक से एक स्टाफ उठाया, लेकिन ब्लू टीम ब्लू ने एक स्क्रॉल उठा लिया है। दूसरे स्क्रॉल को महुआ फॉरेस्ट से उठाती हुई हैं। 2 स्क्रॉल उन्होंने अपने पास रख लिए हैं। अब क्या तीसरे स्क्रॉल की तरफ जाएंगे या सीधा पाथवे से टिक टैक टॉक रैक की तरफ जाएंगे? जी नहीं, इरादे कुछ और हैं। एक ही बार में बाजी खत्म करना चाहती है यहां पर LDCE कॉलेज। अब टिक टैक टॉक रैक की तरफ जाते हुए दूसरी तरफ अगर हम MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की बात करें, अभी भी उन्होंने असेंबल का काम नहीं किया है। Yes, this is the time when the tic-tac-toe is going to be coming in. हाँ आनंद, ये वो मौके हैं। 3 उन्होंने बॉक्सेस उठा लिए हैं। 30 अंक मिलेंगे हर बॉट के। उसके लिए अभी 100 नंबर पूरे हो चुके हैं। और लाल कोने में जहां हम बात करें, वहां पे है अभी भी 1 मिनट और 21 सेकंड बाकी। MIT W2 रोबोकॉन क्लब की बात है, वो अभी भी 0 पर हैं। उनका बॉट जो ऑटो मोड पे चल रहा है, उसके सेंसर्स शायद आज काम नहीं कर रहे। मगर ये मौका जो है फाइनल्स का, उसके अंदर खामियाजा भुगत रहे होंगे वो, क्योंकि 130 मार्क्स हो चुके हैं टीम रोबोकॉन LDC के, जो है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और शायद अब मौका मिल गया है MIT रोबोकॉन क्लब के लिए। उनका बॉट आ चुका है, 45 सेकंड शेष। और अब आनंद, शायद उम्मीद की कोई किरण हो सकती है इन पूर्व चैंपियंस के हाथ में। लेकिन LD कॉलेज ने स्ट्रैटेजी क्या अपनाई है? LD कॉलेज की टीम वापस से नहीं आ रही है। वो चाहते हैं कि वो वहीं पर बने रहें, और अगर कोई कुंग फू स्क्रॉल आता है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की तरफ से तो वो उसको गिराएं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे सेकंड्स आगे बढ़ रहे हैं, नेशनल रोबोकॉन चैंपियन बनने की दहलीज पर आ चुकी है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। नेशनल रोबोकॉन चैंपियन LDC इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद। जी हाँ, और एक विक्ट्री डांस। मैंने आज से पहले कभी कोई रोबोट को नाचते हुए नहीं देखा, मगर आज का ये छोटा रोबोट ने दिल जीत लिया है सबका। खुशी की लहरें छा रही हैं चारों ओर IIT दिल्ली के प्रांगण में, क्योंकि नया चैंपियन, एक नया ताज का दावेदार हासिल हो गया है। एक चीर के आगे निकला है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बेहतरीन प्रदर्शन इस कॉलेज की टीम का। हम आपको बता दें, 2019 में नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, जिन्होंने प्रोफेसर बालकृष्ण मेमोरियल अवार्ड भी जीता था, और उलान बातार मंगोलिया भी गए थे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए। एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑल आउट एक्साइटमेंट बिकॉज देयर इज अ। तो आप डीडी रोबोकॉन से जुड़े लाइव सीधा प्रसारण देख रहे थे, और इसी के साथ
सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।